हे एवरीवन, आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आप लोगों का बहुत स्वागत है आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोगों का बहुत हालचाल बढ़िया होगा, स्वस्थ होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बेस्ट वे टू रीड एनसीईआरटी। आप नीट 2023 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन 2024 के लिए भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे जो इस साल 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे और या तो फिर ड्रॉप आउट होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो है एनसीईआरटी रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ, ठीक है, वो एनसीईआरटी ही है। आप किसी भी ऐसे बहकावे में ना आए जहां पर यह कहा जाए कि एनसीईआरटी के अलावा ये रेफरेंस पढ़ लो, ये इंसाइक्लोपीडिया पढ़ लो, ये बड़ी बुक पढ़ लो, इसको पढ़ के पूरे नंबर आते हैं। ये टोटल भ्रम है। सिर्फ अपने आप को, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की बहुत ज्यादा मर्जी होती है, बहुत ज्यादा शौक होता है। मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, जब आप कहीं जा रहे होते हैं ना, मतलब आप कहीं जा रहे होते हैं तो हर चीज नहीं कर सकते, आप एक समय पे एक चीज ही कर सकते हैं। तो अभी आपका मेन उद्देश्य है नीट को निकालना, ना कि दुनिया भर की सारी नॉलेज ले लेना, क्योंकि वो तो अथाह है, आप उसे ले भी नहीं सकते। तो इसलिए आप सबसे पहले एक डिफाइन एरिया सेट करिए, एक डिफाइन क्राइटेरिया सेट करिए जिसमें आपको ये फिक्स हो जाए कि हां, मुझे सिर्फ इसी के इर्द गिर्द बात करनी है। ठीक है, जस्ट लाइक कि मुझे 6 मारना है और स्टेडियम के पार मारना है। स्टेडियम के पार मारने से मुझे 12 नंबर नहीं मिल जाएंगे, मुझे 6 ही मिलेगा। तो इसलिए आपको अपना क्राइटेरिया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आप किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ये बाकी जो लोग हैं जो कहें आपको कि एनसीईआरटी के बाहर पढ़ना पड़ेगा, आप उनके झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना है आपको। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब एनसीईआरटी को ही पढ़ना है तो क्या इतना आसान है एनसीईआरटी को पढ़ना? क्योंकि देखने में तो दो पतली सी बुक 11th एंड 12th की, पर उसमें बसा हुआ संसार इतना आसान भी नहीं है। जिसने भी उसे बनाया है उसने इतनी मामूली भी नहीं बनाया कि हर बच्चा उसे इजीली पढ़ ले। बड़ी मेहनत लगती है। इवन एक टीचर को भी उसे समझने में, उसे जानने में बहुत समय लगता है, तब जाके एक टीचर एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाता है और अच्छे से समझा पाता है। तो जब टीचर्स का ये हाल है तो स्टूडेंट को तो ये होगा ही होगा। तो स्टूडेंट एक बार में नहीं कर सकता कोई भी चीज। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं कि आप 1-2 बार पढ़ लें और आपको एकदम फिक्स हो जाए कि नहीं, हाँ एनसीईआरटी हमने पढ़ ली है भाई, अब हमारा हो जाएगा। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आज आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, एक बेस्ट वे, एक तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ते हैं और वो कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ने में करते हैं, और दैट्स वाई उनके लिए ये चीज बड़ी लेंथी हो जाती है, बहुत परेशानी वाला हो जाता है और बच्चे प्रॉपर नहीं कर पाते। मैं कई ऐसे बच्चों को भी मैंने देखा जिनका कहना था कि 40-40 बार उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है, 40-40 बार उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद भी उनके नंबर 280, 290 इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी से हैं और आपके 360 में से 340, 350, 360 नंबर नहीं आ रहे हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो यही वो सब्जेक्ट है जिसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि 360 में से 360 भी लाया जा सकता है। इसलिए यह सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते और इसके लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। सो आइए कुछ खास मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं और कुछ बेस्ट वे आपको बताता हूं कि एनसीईआरटी को जब आप रीड कर रहे होंगे तो किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे और किन किन बातों से क्या बेस्ट मेथड हो सकता है आपके पढ़ाई करने का। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी आप एनसीईआरटी को पाएंगे ना तो वहीं कहीं पे आपको फ्लो चार्ट, कहीं पे भी आपको कुछ स्पेशल ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपको कुछ समझाना चाहता है। ऐसा लगेगा आपको कि बस किसी ने दे दिया है और उसको अब तुम समझो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह है एनसीईआरटी। कॉम्प्लिकेशन किया गया है उसके अंदर, इतनी कम पेजेस में ऐसा लगा था सब कुछ ना उन्हें ठूसने की जल्दी थी कि सब कुछ कॉम्पैक्ट करके एक जगह पैक करके डाल दो, फिर तुम निकालो, अलग अलग कर लो, उसमें से चीजें अलग करने का काम तुम्हारा है। सारी चीजें इकट्ठा ऐसा भर दिया गया है। तो इसलिए आपको इसमें स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ 4-5 टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करेंगे और आपके नीट की प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगी सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़कर। 2020 इवन 2017 के बाद से जब से नीट स्टार्ट हुआ है उसके बाद के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम याद रखना एनसीईआरटी बेस्ड है।
इससे पहले जितने भी एआईपीएमटी भी होता था, कई बार आपने प्रश्न देखे होंगे तो आपको लगेगा ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। पहले के एनसीईआरटी में बहुत सारे पार्ट और भी ऐड थे जो आज नहीं है, जो आपकी आज की एनसीईआरटी में नहीं है। कुछ नए पार्ट आपके में ऐड हो गए जो तब नहीं थे। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचने का कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, कभी भी एआईपीएमटी या पीएमटी या फिर नीट ये कभी भी एनसीईआरटी के बाहर हुआ ही नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे 2022 में, 2021 में, 2020 में, तो मैं दावे से लिखत के साथ कह सकता हूं कि 90 में से 90, मतलब पिछले साल तो खैर 2 साल से 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन 100% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी डेटा बेस्ड ही थे। हां, अब शब्द होता है कि आपको समझना कैसे है, जानना कैसे है और किन बातों पे फोकस करना है और आपको एक्स्ट्रा वर्क कैसे करना है, कैसे आप वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला जो पार्ट होता है ना, वो कैसे आप जज कर पाएंगे कि यार आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या होता है, वो क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो कहां है, वो कौन सा पार्ट है जो एनसीईआरटी का आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जिसे हमको पढ़ना होता है और जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन पे हम डिस्कशन करेंगे कि बेस्ट मेथड क्या हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ने का। अब जस्ट एग्जांपल मैं इस आपसे स्टार्ट करता हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, ऐसा गए एनसीईआरटी निकाली, मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक पार्ट निकाला हुआ है और इस पार्ट को ऐसा पढ़ने बैठ गए। ठीक है, बच्चे इसको पढ़ने बैठ गए कि पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं से अंतर्गत वृषण जालिकाएं होती हैं, फिर वाहिकाएं होती हैं, फिर अधिवृषण होता है, फिर शुक्रवाहक होता है। ऐसा ऐसा करते करते ये इसमें चला गया, वो उसमें खुल गया। ऐसा लाइन से आप पढ़ेंगे ना, 100 बार 200 बार भी पढ़ोगे ना तो बिल्कुल याद नहीं होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले जो आपको चीज करनी है मैं आपको बता देता हूं, आपको हर चीज का फ्लो चार्ट बनाने की कला सीख लेनी चाहिए। जो शब्द लिखा हुआ है उसे फ्लो चार्ट के वे में आप कैसे लिख सकते हैं ये आपको आना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी है, उसके बाहर में एक स्टिकर वाला नोट्स आता है, वो स्टिकर वाला नोट्स यहां पे चिपकाइए। कम शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। चलिए मैं आपको इन्हीं शब्दों में, कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये लिखा क्या है। यहां पर लिखा हुआ है कुछ सहायक नलिकाएं जो काम करती हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है कि स्पर्म बनता है बेटा यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसे अपन कहते हैं शुक्र जनक नलिका। हम इसे कहते हैं शुक्र जनक नलिका। मान लो अगर हम हिंदी में लिखें तब की बात है। ये हो गया पहला पॉइंट, ये फ्लो चार्ट है। यहां आप लिख लेना कि स्पर्म बनता है, फिर उसके बाद यहां से निकलता है तो ये पहुंच गया वृषण जालिका में, जिसे हम इंग्लिश में रेटेटेस्टिस कहते हैं। आप इंग्लिश लिखना चाहें तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, हिंदी भी लिखना चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं। वृषण जालिकाओं के बाद वहीं पे लिखना है, अलग से नोट्स जो है वो तो अलग है, तुरंत वहीं पे लिखना है। दूसरी बात यहां पर हो गया, फिर हो गया शुक्र वाहिकाएं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाई शुक्र वाहिकाएं ही कहते हैं और हिंदी में इसका नाम कहा जाता है वासा इफ्रेंसिया। और इसके बाद हम पहुंचा दिया हमने उसे अधिवृषण में, और अधिवृषण के बाद हमने उसे पहुंचा दिया भाई वासा इफ्रेंसिया में, यानी शुक्रवाहक में। और शुक्रवाहक के बाद फिर कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, सामान्य स्खलन वाहिका, और उसके बाद मूत्र मार्ग। तो ये एक फ्लो चार्ट हो गया। और यकीन मानिए कि यहां से शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है, फिर वो अधिवृषण में जाएगी, फिर वृषण के पश्च सतह पे स्थित होगी, फिर अधिवृषण की शुक्रवाहक की ओर जाएगी, उसके बाद बाहर निकलेगी, बाहर निकलने के बाद स्खलन वाहिका से मिलेगी, स्खलन वाहिका से मिलने के बाद बाहर निकल जाएगी। सो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो है ना, जब ये इतना बड़ा आपको ना समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले शुक्रजनक नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक, फिर उसके बाद सामान्य स्खलन वाहिका और मूत्र मार्ग, ये आप फ्लो चार्ट में लिख लें। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपको फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है यही है आपको, कि आपको हर एक चीज का, हर एक बिंदु का फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, इसी के साथ एक परेशानी भी आती है, इसी के साथ ये परेशानी आती है। तो क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी को हम खुद से पढ़ के फ्लो चार्ट सही बना सकते हैं? कहीं हमारा मिस्टेक कुछ ना हो जाए। तो इसके लिए हमेशा कोई भी चीज सेल्फ स्टडी जैसी नहीं हो सकती, खासकर वो अगर वो नीट हो। आपको गाइडेंस चाहिए ही चाहिए होता है। एक देखो यार, कोई चीज क्या होती है ना, कि अर्जुन भी अर्जुन तब बन पाए जब उनके पास द्रोणाचार्य थे। ठीक है, कोई चीज बहुत आसान हो जाती जब आपको बताया जाए कि बस ऐसा पकड़ लो और ऐसा मार दो। समझ रहे हैं बात को? आपको अगर पहले से ही रास्ता थोड़ा सा पता है, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। फर्स्ट टाइम जब कहीं आप जा रहे होते हैं तो रास्ता बहुत लंबा लगता है, क्योंकि आप उस समय खोज खोज के जा रहे होते हैं।
और जब आपको पता चल जाता है कि ऐसे जाना है तो आप बहुत कुछ आसान हो जाता है। ठीक है, हम तब अच्छी मेहनत कर पाते जब हमारे पास में कोच। ये दुनिया हमेशा याद रखना, एक कोच की जरूरत पड़ती है। हम कहें कि हम खुद कर सकते हैं, हम पैदा होते हैं, हमारी मां हमें सिखाती है, हमारे माता पिता सिखाते हैं, परिस्थितियां सिखाती हैं, फिर दोस्त भाई सिखाते हैं, गुरुजन सिखाते हैं, कोच सिखाते हैं, जीवन भर हम सीखते हैं। और ये सीख हमें किसी दूसरे के गाइडेंस से ही पता चलती है, एक्सपीरियंस से पता चलता है कि ये चीज हो रही है। तो इसलिए जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ें तो ये लाइन को अगर एकदम प्रॉपर समझना है ना, तो पहले किसी टीचर्स के लेक्चर जरूर अटेंड कर लें। अब जब आप लेक्चर वगैरह जो आपके पास में जो भी मतलब कोई भी वीडियो हो, कोई भी आप उसका मतलब शॉर्ट नोट है, कोई भी चीज है, पढ़ाई कर लीजिए आप उसमें। ठीक है, तो आपके पास में जो भी जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी आपने टीचर्स पढ़े हुए, कोई एक टीचर्स, एक कोच को आप देख लो और टीचर्स की जो है वीडियो आप जरूर देखो वहां पे। ठीक है, तो टीचर्स जो आपके पास में हैं उनके वीडियो जरूर देखो। ठीक है, तो टीचर्स जो आपके पास में हैं उनकी वीडियोस या उनका कोई भी लेक्चर या फिर उनके पास में जो भी आपके पास मटेरियल है वो सारा कुछ देखते रहो। इसको देखने के बाद जब एनसीईआरटी पढ़ता है ना कोई बच्चा, तो उसका इंटरेस्ट डबल हो जाता है, उसको समझ में डबल आता है। जब आप एक बार पहले से पढ़ चुके होगे तब दोबारा पढ़ने का अपना एक मजा होता है। तो इसलिए टीचर्स की वीडियो लेक्चर्स जरूर देखो, उसके बाद फिर आपको फ्लो चार्ट बनाने का मेथड और प्यारा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्लियर होना चाहिए। इसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। आप 11th वाले चैप्टर में ग्लाइकोलिसिस हो गया या फिर आपके पास में क्रेब्स चक्र हो गया, वो डायग्राम उसका फ्लो चार्ट ही बना हुआ है। आप उस फ्लो चार्ट को कितना भी देख लो, एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा ही नहीं। कैसे आया, क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए पहले टीचर्स की वीडियो, टीचर्स के लेक्चर, टीचर्स की कुछ भी जो आपको लगे वो देखिए, पढ़िए, और उसके बाद जब वो समझ में आ जाता है ना, तो फ्लो चार्ट और अच्छे से समझ में आता है। तो ये दूसरी मिस्टेक है कि बच्चे हमेशा खुद लगता है कि हम खुद पढ़ लेंगे और पढ़ने की जगह नॉर्मल चीजों पे अटके रह जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आपके सामने एक पॉइंट है ना, अब एक पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं कि आपको टीचर्स क्या हेल्प कर सकते हैं। फ्लो चार्ट की बात चल रही है, यहां पे एक और डायग्राम बना हुआ है कि स्तन में, फीमेल के स्तन पे ग्रंथिल उतक है और विभिन्न मात्रा में वसा होते हैं। ये जो लाइन होती है ना एनसीईआरटी की, इन पे बहुत फोकस पूछा जाएगा कि बताओ यार स्तन ग्रंथियों में मुख्य रूप से क्या होता है। उनके अंदर ग्रंथि होती हैं और वसा स्टोर होता है। ये एग्जैक्ट लाइन हो सकता है आपके बोर्ड में एग्जाम में आ जाए, नीट एग्जाम में आ जाए। तो ऐसे समय पे आपको इन बिंदुओं पे फोकस करना आना चाहिए, और इसका फोकस कौन करवाएंगे? टीचर्स। आप जब भी ये नोट्स बनाए, आपके एनसीईआरटी पे जहां पे भी लिखा हुआ है, स्टार बनाकर यहां पर लिख लो कि मैमरी लोब्स, ग्लैंडुलर है, ग्रंथिल है, साथ में वसा यहां पर स्टोर होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, अब प्रत्येक स्तन में 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक फीमेल में टोटल कितनी स्तन पालिकाएं होती हैं। तो एक फीमेल में 2 स्तन है और एक स्तन में 15 से 20, तो 2 में कितना हो गया, मतलब 30 से 40। जब हम ये प्रश्न देखते हैं ना, तो हमारे सामने ऑप्शन एकदम आसान पड़ा हुआ, हमने 15 से 20 15 से 20 पढ़ा हुआ है। हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं कि पूछा क्या गया है, क्या एक स्तन पूछा है या एक महिला पूछा है। समझ गए बात को? तो इसलिए एनसीईआरटी ने एक डेटा दिया कि प्रत्येक स्तन पे 15 से 20 पालिकाएं हैं। आपको तुरंत वहां पर यह डेटा खुद से लिखना पड़ेगा कि 30 से 40 पालिका जो है, पालिका एक फीमेल में होंगी। मतलब एक फीमेल में 2 स्तन होते हैं तो 2 पालिकाएं। ऐसे ही वृषण को लेकर भी होगा कि वृषण में लिखा होगा कि 250 से 300 अगर उनके पास जो मतलब लोब हैं, वृषण की पालिकाएं हैं, तो एक वृषण में है तो 2 वृषण में कितना होगा। यह पॉइंट बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप बनाइए तो ये जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे भी बच्चे बहुत मिस्टेक्स करते हैं और ये बस देख के आ जाते हैं, बस ऐसा कि हाँ ठीक है हमने 15-20 पढ़ा हुआ है तो 15-20 ही आंसर होगा। पर ऐसा नहीं होता। आप उसके डेटा को जरूर सेट करो। जब आप उसे एक्स्ट्रा भी चीजें आप पढ़ोगे ना, तो आपसे और चीजें बननी लग जाएंगी। ओके, यहां पर भी आपको फ्लो चार्ट यूज करना है कि जब मिल्क बन रहा होता है तो उस लोब के अंदर कुपिका है, कुपिका के अंदर मेमोरी लोब्स के आगे मेमोरी ट्यूब है ना, मतलब इसी से अपन स्तन वाहिका कहेंगे। फिर उसके बाद एम्पुला आएगा, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट यानी दुग्ध वाहिनी आती है और तब जाके स्तन से बाहर निकलता है मिल्क। अब जो चीज मैं अभी कह रहा हूं,
ये फ्लो चार्ट यहां पर लिखा हुआ है, पर असल में आपको अपने फ्लो चार्ट में पढ़ना है। आप 10 बार भी पढ़ लोगे तब भी याद नहीं होगा कि देखो यार, सबसे पहले जो है ना, यहां पर स्तन की पालिका होती है, पालिका के अंदर जो है ना कुपिका होती है स्तन की, मेमरी, एल्विलाई, स्तन, कुपिका, कुपिका के अंदर अवकाशिका होती है, वहां मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद आ जाता है आपके पास स्तन नलिका, नलिका के बाद चीजें आ जाती है बेटा एम्पुला यानी तुम्बिका, मेमरी एम्पुला, स्तन का एम्पुला है। उसके बाद आ सकता है हमारे पास में वाहिनी, दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट, और उसके बाद फिर आ सकता है निप्पल से दुग्ध बाहर हो जाएगा। तो ये लाइन आप 15 बार भी पढ़ोगे ना तो सब एक दूसरे से नाम मिलते जुलते हैं, स्तन दुग्ध, स्तन दुग्ध, स्तन दुग्ध, ऐसा करके बहुत मिक्स होता जाता है। तो जब आप इसे फ्लो चार्ट बनाकर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम पॉइंट वाइज ये दिमाग में बैठ जाएगा कि हां मुझे ये चीज ऐसे पढ़नी है। तो ये दूसरा तरीका हो गया कि चीजों को फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाए, किस चीज पे फ्लो चार्ट बनाया जाए, और ये तब समझ में आएगा जब एक टीचर से आप पढ़ चुके होगे। तो पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद फ्लो चार्ट बनाओ। अब ये दोनों मिलकर तुम्हारे पास दो सबसे बड़े, तीन मतलब समझ लो ब्रह्मास्त्र मिल गया कि तीसरा पार्ट क्या होता है। तीसरा जो है डेटा के साथ खेलना सीखो, ठीक है। तो जो आपके पास संख्या हो गई, संख्या हो गया है ना, संख्या वाले क्वेश्चन जो हैं इस पे खेलना सीखो, संख्या वाले पॉइंट जो है ना, वाले पॉइंट जो है वो आपको पढ़ना सीखो कि अगर 1 का दिया हुआ है तो 2 का निकालना, 2 का दिया है तो 1 का निकालना, आधा दिया है तो कैसे निकालेंगे, ये चीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये 3 बिंदु हो गए एनसीईआरटी पढ़ने को सबसे बेस्ट मेथड को हम देखने के लिए। चौथी चीज जो बच्चों को, और एक बात मैं अगर कहना चाहूंगा कि बच्चे हमेशा जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इस बिंदु को हमेशा भूल जाते हैं जिसका नाम है सारांश, समरी। बच्चों को लगता है कि ये वही पार्ट है जो पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, उसी की समरी दे दी है, पर असल में इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कई बार इन बिंदुओं पे ऐसा बिंदु भी दिया रहता है जो अंदर चैप्टर में नहीं होता, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें लगता है एनसीईआरटी के बाहर का था, पर वो हमेशा ऐसे 2-4 प्रश्न हैं, मैं बाद में एग्जांपल में आपको दिखा दूंगा, मैंने फील किया है जहां पर ये प्रश्न आते रहते हैं। जैसे आप सारांश पढ़ोगे, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप सारांश, ये वाला जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सारांश है ना, तो आप उसमें देखना कि जब आप ऑप्शन देख रहे होगे तो सगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक जटिल तंत्र स्त्रावी क्रियाविधि है जिनमें कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। यह एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शंस आता है शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है, यह एक तंत्री अंतःस्त्रावी क्रियाविधि है, जबकि हमने पढ़ रखा है कि ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन पार्टिसिपेट करते हैं। पर असल में यहां पर यह आ जाता है कि प्रसव जो है 3 हार्मोन कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन तीनों शामिल है। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, भाई साहब ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन यहां पर है। तो कई बार ऑप्शंस में ऐसी भी चीजें आपको सारांश, समरी में मिल जाती हैं जो आपको यह लगता है कि यार ये तो वो क्या बात है। इसलिए पूरे एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हर एक प्रश्न बनाने के लिए आपको यह बिंदु भी पढ़ना चाहिए, आपको समरी भी पढ़नी चाहिए। जब तक आप समरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पॉइंट दिमाग में नहीं बैठेगा, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके दिमाग में बैठने जरूर चाहिए। बन जाएगी बात। तो ये 3-4 बिंदु जो सबसे बड़े बिंदु थे, क्योंकि आपको जब भी पढ़ना है फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फ्लो चार्ट को बनाने का तरीका या जानने का तरीका आपको टीचर्स की वीडियोस पे मिलेंगे। तो इसलिए अपने टीचर्स की वीडियो देखने के बाद फिर एनसीईआरटी पढ़ें। उसके बाद आप संख्या वाले पॉइंट जो है, डेटाबेस जो क्वेश्चन है जिसपे डॉक्यूमेंट है, जिन पे कुछ शब्द है, संख्या है, उन पे खेलना सीखिए कि उसे डबल कैसे करते हैं, आधा कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। ओके, इसके बाद आपको सारांश पे पूरा फोकस करना है। जब आप सारांश पढ़ेंगे तो आपको कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स, नए डेटा, नए कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेगा, जिससे आप अपने एग्जाम में पूरे प्रश्न बनाने के लिए आप जा सकते हैं। एक और बात, इस चैप्टर में जब भी आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब भी कोई आप एक एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सो एनसीईआरटी में कभी भी आप ना डायग्राम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। डायग्राम जरूर देखें,
जरूर देखें। कई बार कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो आपके डायग्राम में ही दिए रहते हैं, आपसे पूछा नहीं जाता, आपकी थ्योरी नहीं दी हुई है, बट आपसे यह पूछा जा सकता है कि यहां पर डायग्राम पे क्वेश्चन जरूर आता है। अब जैसे बहुत सारे पार्ट में मैं आपको बताता हूं, जैसे बहुत सारे पार्ट में प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है। अब प्लांट किंगडम चैप्टर पे जो है ना जिंकोस के ऊपर क्वेश्चंस आता है कि जिंकोस की शाखाएं जो हैं वो दो प्रकार की, एक बड़ी शाखा एक छोटी शाखा होती है। इसका थ्योरी कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम बना हुआ है। मैं उसका वहां पर एक पार्ट मैं भी यहां पर लेकर नहीं आ पाया हूं, वो चीज आपको वहां पर पढ़नी चाहिए। ठीक है, सो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा, डायग्राम को जरूर पढ़ें। डायग्राम में अगर कुछ स्पेशल दिया हुआ है, जैसे एल्गी में कई बार ब्राउन एल्गी में एयर ब्लेबर दिया हुआ रहता है ना, तो एल्गी में आप देखेंगे लैमिनेरिया में, एक्टोकार्पस में, तो उनके पास जो है ना वो एयर ब्लेबर मतलब वायु का कोश दिया हुआ है, वो उनको तैरने में मदद करता है। ये एक छोटी सी बात हो जाती है। तो इसलिए आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए या ना जाए, आपको डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है। डायग्राम में जो शब्द दिया हुआ है उसको जरूर पढ़ें। जैसे खासकर आर्किगोनियोपोर, एंथ्रिडियोपोर, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये नहीं पढ़ा होगा, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। प्लांट में एकदम छोटा सा डिफरेंस है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि कैसे बना हुआ है। अगर ऐसा बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वो गुरु बीजाणुधानी है, और अगर ऐसा ऐसा बिखरा हुआ ऐसा कुछ बना हुआ है तो हम मान लेते हैं कि वो लघु बीजाणुधानी है। तो दोनों में अंतर होता है, और ये अंतर आपको टीचर से जब आप पढ़ेंगे तो डायग्राम में दिखाई देगा, और जब आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कमांड आएगा कि हां भाई मैं इस चीज को पढ़ सकता हूं। दूसरा चीज, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप सोचते हैं कि आप एनसीईआरटी को पांचवा पॉइंट है कि आप एनसीईआरटी को रट सकते हैं, तो यह कभी नहीं हो पाएगा। आपको इसे समझना ही होगा। एक अच्छे टीचर्स, एक अच्छे गाइड, जो भी आपके मतलब जो गाइड करेंगे आपको, उनसे आपको इसकी आसान भाषा में सीखना ही होगा। अदरवाइज चीजें कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो जाती मैं आपको बता दूं। जैसे मैं पढ़ रहा था जैसे 11th में, तो मुझे ना ये पॉइंट बड़ा दिमाग खराब होता था। ये है प्लांट का वर्गीकरण। आपने पढ़ा होगा प्लांट के वर्गीकरण दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक दूसरा होता है कृत्रिम। ठीक है, एक प्राकृतिक और कृत्रिम। मैं हमेशा सोचता था कि प्राकृतिक चीज मतलब पुरानी और कृत्रिम चीज यानी पहली, पर यहां पर उल्टा था। कृत्रिम जो वर्गीकरण था वो पुराना था और प्राकृतिक वर्गीकरण नया था। मुझे यहां पे दिमाग घूम जाता था कि यार ये कृत्रिम पुराना कैसे हो सकता है, और इसको कृत्रिम आर्टिफिशियल कैसे कह रहे हैं, और जबकि प्राकृतिक जो है वो नया है। तो फिर बाद में पता चलता है कि यार देखो ऐसा था कि जो कृत्रिम है ना, ये आदमी ना बड़ा आर्टिफिशियल टाइप का था, बाहरी बाहरी चीजों को देखता था बस। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था कैरोलस लिनियस ने, वो सिर्फ बाहर बाहर की चीजों को देखा था और कुछ नहीं बताया था, इसलिए इसे कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। और प्राकृतिक वर्गीकरण जो था वो भाई साहब वो ना मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ था, नेचर से जुड़ा हुआ था, उस पे ना सारी चीजों को ध्यान रखा गया था, अंदर की बाहर की सारी चीजों को। तो एक छोटा सा पॉइंट हो जाता है जो आपको जब कोई एक अच्छे से समझा दिया ना कि यार कृत्रिम मतलब कृत्रिम क्यों, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, सिर्फ बाहरी चीजों पे अच्छा दिखता है, अच्छा है, लग रहा है तो अच्छा है। और प्राकृतिक वाला ना अंदर से चीजों को देख रहा था, बाहर का भी देखा और अंदर का भी देखा, तो ये प्राकृतिक लक्षण हो गए। सो ऐसे एक कुछ कुछ छोटे छोटे बिंदु जो है ना वो आपको समझने में बहुत मददगार हो जाते हैं। उम्मीद है आपने 11 से जब 12th में आए होंगे तो इन चीजों पे फोकस किया होगा, और नहीं किया होगा तो आपको ये चीजें फोकस करनी होती है। सो कभी भी एनसीईआरटी को पढ़ने के ये 5 बिंदु होते हैं, जरूर पढ़ें कि जब भी पढ़ें थोड़ा सा दिमाग कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करें, कभी भी रट्टा नहीं मारे, समझने की ही कोशिश करें। आसान हो जाती है बायोलॉजी, बहुत आसान हो जाती है। इसके पहले आपके पास में जब भी कोई चीज पढ़ें तो डेटाबेस क्वेश्चन को जरूर हमेशा 1-2 बार घुमा फिरा के पढ़ लें। इसके अलावा फ्लो चार्ट जरूर बनाएं, टीचर्स की कही हुई बातों को बहुत सीरियसली लें, एनसीईआरटी में ही फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश, स्टिकर बनाने की कोशिश करें, और जितनी बार ज्यादा हो 40-50 बार एनसीईआरटी पढ़ते रहें। जितने बार आप पढ़ते जाएंगे उतना आपका कमांड बढ़ता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप एनसीईआरटी को कितना भी पढ़ लीजिए, कमांड तभी आएंगे जब आप उसके प्रॉपर मॉक टेस्ट देंगे, प्रॉपर उसका रिवीजन करेंगे, प्रॉपर आपको जब बार बार उसके क्वेश्चंस बनाएंगे, रेफरेंसेस बुक से क्वेश्चन, जो भी आपके पास बुक है उनसे क्वेश्चन बनाएंगे।
ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं नीट की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी। हवाई करोड़ों की बातें कितनी भी कर लो, जब तक इस बेसिक्स पे ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको नीट प्रिपेयर करना है तो ये किन्नी चुनी 4-5 बातों पे फोकस जरूर करो। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका चेंज करो और अपने आप को झोंक दो एक बेस्ट वे में, एक बेस्ट रास्ते पे, एक स्मार्टर वे पे, जहां से आपके नीट 2023 का या फिर आगे 24 का रास्ता निकल कर आता है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर आपको कभी मेरी कुछ गाइडेंस की जरूरत हो या मुझसे अगर आपकी कोई नीड हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे एक लिंक है जो हमने ओपन की है उड़ान बैच की जो लिंक है वो आप उसे ओपन कर सकते हैं। वहां पर आपको मैंने फ्री 3 डेज का फ्री ट्रायल दिया है। अगर आपको वहां पर आपकी नीड फुलफिल होती है तो आप जाकर 3 दिन जरूर देखिए, बहुत पसंद आए तो जरूर हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार जाकर देखिए कि आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए जो एक्सपेक्टेशन की है उसकी पढ़ाई होती आखिर कैसे है, तो एक बार जाकर ट्रायल जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। होप सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, हिट लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, क्या आपको ये हेल्प करेगा और क्या आप इसे अपनाएंगे अपने लाइफ में, तो जरूर बताइएगा। थैंक यू।